स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे अ वॉक थ्रू फायर का पार्ट 2 जो इसका लास्ट पार्ट है। वीडियो को एंड तक देखें ताकि आपको लेसन कंप्लीटली समझ में आ जाएगा और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर्स के बारे में। अब तक जो रिस्पांस मिल रहा है मुझे आप लोगों से, दैट इज वेरी पॉजिटिव एंड आई एम श्योर ये सारे वीडियोस आपको 95% से अबव स्कोर करने में बहुत ज्यादा यूजफुल साबित होंगे, स्पेशली जब आपकी क्लासेस ऑनलाइन ज्यादा चल रही है। Let us start the lesson part 2. Other feats followed, feats yani kartab. But the professor's closing act was unforgettable, and before he performed it, the welfare officer announced that, on his insistence, the professor had signed a document to the effect that if anything happened to him, the British Army could in no way be held responsible. It was only on these terms that the professor was allowed to perform his closing act. फिर कुछ और कर्तव्य हुए। लास्ट का कर्तव्य जो था वो बहुत ही जबरदस्त कर्तव्य था जो प्रोफेसर साहब करने वाले थे। हमारे वेलफेयर ऑफिसर ने जिद की थी प्रोफेसर के सामने कि आप पहले ये डिक्लेरेशन लिख कर दें कि अगर आपको कुछ हो गया, अगर कोई अनहोनी घट गई, तो किसी भी तरीके से ब्रिटिश आर्मी यानी हम लोग जिम्मेदार नहीं होंगे, आप अपने रिस्क पे इसे कर रहे हैं। इतना खतरनाक था वो कर्तव्य। जब प्रोफेसर राव ने वो डिक्लेरेशन साइन किया तब हमारे वेलफेयर ऑफिसर ने उन्हें परमिशन दी और वो कर्तव्य दिखाने वाले थे। ये इस पूरे कर्तव्यबाजी का लास्ट परफॉर्मेंस था। A 5-ton army truck was then driven into the center of the circle formed by the audience, which was the only stage the professor used. हम सभी लोग ऑडियंस खड़े हो गए सर्कल बना के और हमारे उस सर्कल के बीच में एक 5 टन वजनी आर्मी ट्रक को वहां लाया गया। यही वो जगह थी जो प्रोफेसर का स्टेज होने वाला था। He lay down under the truck so that his chest was in line with one of the rear wheels and an old railway sleeper was placed alongside his chest to form a crude ramp up which the truck could be driven. अब कर्तव्य क्या था? प्रोफेसर साहब लेट गए। लेटने के बाद उनके चेस्ट के ऊपर 2 रेलवे स्लीपर्स, 2 बड़े बड़े लकड़ी के मजबूत लॉग्स रखे गए और एक 5 ट्रक वजनी आर्मी ट्रक को उनके ऊपर से, उनकी चेस्ट के ऊपर से होके गुजरना था। जस्ट इमेजिन द सीरियसनेस। द ट्रक वॉज देन ड्रिवन क्विकली फॉरवर्ड्स सो दैट द रियर व्हील वेंट अप द रेलवे स्लीपर एंड अक्रॉस द प्रोफेसर्स चेस्ट। As simple and as crude as that, the back of the truck incidentally contained as many men as could possibly crowd into it. तो वो ट्रक न सिर्फ प्रोफेसर के सीने के ऊपर से पार हुआ, बल्कि उस 5 टन वजीन ट्रक में बहुत सारे लोग, जितने लोग ठूसे जा सकते थे, इतने सारे लोग भी उस ट्रक के अंदर सवार थे, उसका वजन बढ़ाने के लिए। There was another Indian with the professor and his troop, who took no part in the strongman acts but spent the entire time digging a shallow trench about 10 feet long and 2 or 3 feet wide. प्रोफेसर और उनके ट्रूप के साथ में एक और इंडियन था जो किसी भी कर्तव्य में भाग नहीं ले रहा था और शुरू से ही वो एक 10 फीट लंबी खाई जो कि 2 या 3 फीट चौड़ी होती है उसे खोदने में लगा हुआ था। By the time the professor had finished his act, this trench had been filled with red hot coals from the cookhouse. There was no funny business about this fire trench either. We gathered around it and the heat from it was intense. और जब तक कि प्रोफेसर साहब अपना कर्तव्य खत्म करते तब तक ये 10 फीट की खाई खोदी जा चुकी थी और इसमें हमारे कुक हाउस से, हमारी जो जहां खाना पकता था आर्मी के लोगों के लिए, वहां से लाल जलते हुए कोयले इसमें भरे जा चुके थे। ये बहुत ही गंभीर सा एक कोई स्टंट दिखने वाला था, तो हम सब लोग वहां उसके आसपास इकट्ठा हो गए उसे देखने के लिए। This Indian, rather an elderly gentleman, then stood at one end of the trench, splashed water from a nearby bucket over his bare feet, and then proceeded to walk over the red-hot coals along the whole length of the trench. It was an incredible spectacle. We could see the low flames from the red-hot coals licking around his bare feet as he slowly walked to the end of the trench. When he reached it, as if not satisfied, he turned around and walked back the same way. जब
उस ट्रेंच को, उस खाई को कोयले से भर दिया गया, तो यही आदमी वहां गया, उसके पास खड़ा हुआ ट्रेंच के पास में, एक बाल्टी पास में रखी हुई थी पानी की, उसने पानी अपने पैरों पे गिराया, नंगे पैर था वो, और अब वो इस छोर से उस छोर तक उन कोयलों के ऊपर चलने लगा। पूरा चक्कर लगाने के बाद ऐसा लगा कि वो सेटिस्फाइड नहीं हुआ है, अभी तक संतुष्ट नहीं हुआ है, उसका दिल नहीं भरा है। वो फिर से उस कोने से इस कोने तक चल के आराम से आया। He then squatted down on the ground, gestured to his feet and invited us all to inspect them. We did, and there was not so much as a blister anywhere to be seen. I had pushed forward through the crowd to get a closer look at this amazing character's feet, and as I knelt down beside him, I felt something thrust into my hand. It was a handkerchief, and it was then that I recognized him. तो जब वो वापस लौट के आ गया, उसने हम सब लोगों को इशारा किया कि आओ मेरे पैरों को देखो। हम सब ने उसके पैरों को देखा। नंगे पैर वो कोयलों पे चला था, लेकिन एक भी फफोला उसके पैर पे नहीं था, उसके पैर बिल्कुल नॉर्मल से थे। जिज्ञासावश मैं भी उसके पास गया और मैं घुटनों के बल जैसे ही उसके पास बैठा उसके पैरों को देखने के लिए कि वो कितने जख्मी हुए हैं, तभी अचानक मुझे महसूस हुआ कि उसने मेरे हाथ में एक रुमाल थमा दिया। रुमाल हाथ में आते ही मैं समझ गया और पहचान गया कि ये वही इंडियन है। He had looked at me once briefly as he passed a handkerchief to me, but when I went to speak to him, he looked away again, so I kept my mouth shut. जैसे ही मैंने पहचाना, मैंने उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन तभी उसने अपना मुंह फेर लिया और वो अनजान बन गया, तो मैं भी खामोश हो गया। If he wanted to pretend that he didn't understand English, then that was all right by me. Obviously, it had amused him to listen to the comments of the admiring crowd gathered around him. The professor had by now recovered from his encounter with the 5-ton truck, and he came over to say in halting English that the fire walker would take a volunteer with him across the fire trench. This, of course, produced a big laugh, but I didn't join in. I knew then that I was going across the fire trench, although the very thought of it made me go ice cold with fear. तो उस भारतीय ने ऐसी कोशिश की, ऐसा दिखावा किया कि उसको इंग्लिश समझ में नहीं आ रही है, अनजान बना रहा वो, और हम सब लोगों की बातों को, कमेंट्स को वो सुन रहा था और उसके मजे ले रहा था वो। तो मैंने भी उसको ज्यादा छेड़ा नहीं। तभी प्रोफेसर अपना वो कर्तव्य पूरा कर चुके थे, ट्रक वाला लौट के आए और प्रोफेसर ने अटकते हुए टूटी फूटी इंग्लिश में कहा कि अब ये चाहता है कि आप में से एक वॉलंटियर यहां पे आए और इसके साथ इसी ट्रेंच के ऊपर चल के दिखाए नंगे पैर। प्रोफेसर की बात सुन के हम सब लोग हंसने लगे। मैं नहीं हंसा और इसीलिए शायद मैं फंसा। मुझे ही आगे कर दिया गया उस ट्रेंच पर नंगे पांव चलने के लिए। ये सोचकर ही मैं बिल्कुल कांप चुका था, मानो डर के मारे मेरे हाथ पैर फ्रीज हो गए थे। I walked over to the fire walker and stood in front of him. He placed his hands upon my shoulders and said very quietly, so that none but myself could hear. खैर, मैं उस फायर वॉकर के पास गया, उस आदमी के पास। उसने बहुत शांति से, धैर्य से अपने दोनों हाथ मेरे शोल्डर्स पे रखे और मुझे धीरे से कहा उसने, इतना धीरे कि सिर्फ मैं सुन सकता था उसे। When you put aside your boots, Sahib, put aside your fear. The fire will not harm you. I sat down on the ground and took off my gaiters, boots and socks. Strangely enough, having done this, I no longer felt afraid, only intensely curious. उसने कहा कि साहिब, जब आप अपने जूते वहां उतारें आग पे चलने से पहले, तो आप अपने भय, डर को भी उतार दीजिए। उसकी बात सुन के मैंने अपने जूते उतारे और वास्तव में मुझे ऐसा लगा कि मानो मैंने अपना भय भी वहीं रख दिया हो। अब मुझ में डर नहीं, सिर्फ और सिर्फ जिज्ञासा थी। I walked across to the beginning of the trench and the fire walker splashed water over my feet and also over his own. मैं उस ट्रेंच खाई के पास गया। उस व्यक्ति ने अपने पैरों पे पानी डाला बाल्टी से, मेरे पैरों पर भी पानी डाला। He then spoke to me very softly and told me to close my eyes
and think hard of green fields and the peaceful English countryside. I was to imagine that I was walking along a country lane and all the while I was to concentrate on green fields. फिर उसने मुझे कहा कि सर आप अपनी आंखें बंद कर लीजिए और ऐसा इमेजिन करें कि आप अपने देश इंग्लैंड में हैं और हरे भरे खेत खलिहानों के बीच चल रहे हैं. मैंने अपनी आंखें बंद की और उसी तरह से मैंने ध्यान लगाया. He then stood in front of me with his back towards me and told me to place my hands on his shoulders. He repeated his instructions to me once more and then, with eyes closed and concentrating hard on green fields, I felt him begin to move slowly forwards. फिर उसने फिर से वो इंस्ट्रक्शंस मुझे रिपीट करके सुनाई कि अपनी आंखें बंद करें, ऐसा इमेजिन करें कि आप ठंडे हरे भरे घास के मैदान में चल रहे हैं. अपनी आंखें बंद रखिए. फिर उसने मेरे दोनों हाथों को अपने शोल्डर्स पे रखा. आंखें मेरी बंद थी और मैं बंद आंखों में ही उसके साथ साथ आगे बढ़ने लगा. वो व्यक्ति और मैं इस वक्त उस कोयले की फ्रेंच पर, जलते हुए कोयले पर चल रहे थे. I was back in England. To be precise, I was walking along the Rockfield Road just outside Monmouth near Henry Park. It was a stretch of road which I had walked along many times when I was living at Rockfield in the early part of the war. On either side of me were green fields and the scene was infinitely peaceful. It was a lovely summer day and I could feel the warmth of the sun's rays penetrating my clothing. My mind was wonderfully and completely at rest, and never before nor since have I achieved that state of mind. मैंने वास्तव में ऐसा ही महसूस किया. मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं अपने देश इंग्लैंड में हूं और वहां पे लॉन पे उसी तरह से चल रहा हूं जैसे मैं शुरुआती युद्ध से पहले वहां था और चलता था. बहुत ही इजी महसूस कर रहा था, बहुत राहत, अच्छा महसूस कर रहा था मैं. इतना अच्छा कि इससे पहले मैंने कभी इतना सुकून, सेटिस्फैक्शन, आराम, तसल्ली महसूस जीवन में ना कभी की और ना शायद उसके बाद कभी करूंगा. Suddenly I felt myself go cold as though the sun had disappeared behind a cloud. I opened my eyes and I was back, as before, standing before the firewalker with my hands still resting upon his shoulders. He turned around and faced me, and it was then that I realized that I was now standing with my back to the fire trench. We had walked the length of it and back again to our starting point. तो मैं महसूस कर रहा था कि सूरज की भीनी भीनी धूप मुझ पे पड़ रही है. बहुत अच्छा महसूस कर रहा था. अचानक से मुझे एकदम से ठंडा सा महसूस हुआ. मैंने अपनी आंखें खोली और देखा कि मैं इस वक्त जमीन पे खड़ा था और मैंने रियलाइज किया कि हम लोग, यानी वो वॉकर, फायर वॉकर और मैं, उस आग की खाई पे, कोयले की खाई पे जाके वापस आ चुके थे. I never saw the fire walker again. I was completely bewildered by what had happened, and in the excitement that followed when everyone came crowding around me, I lost sight of him. उसके बाद मैंने कभी उस फायर वॉकर को नहीं देखा. इतना वहां एक्साइटमेंट हो चुका था मेरे फायर वॉक पे चलने के बाद. सभी लोग इकट्ठा हो गए थे मेरे आसपास मुझे देखने के लिए, मेरे पांव की कंडीशन को देखने के लिए. और उस भीड़ में, उस कोलाहल में वो वॉकर, फायर वॉकर वहां से गायब हो गया. Later, when just about everyone on the camp had inspected my feet, which were completely unmarked, and I was once again allowed to put my boots on, I went looking for him, but he had disappeared. I tackled the professor about him, but he could not or would not tell me anything. खैर, जब सब लोगों ने मेरे पैरों को देख लिया, मेरे पैर पे कोई खरोच नहीं था, जलने का निशान नहीं था, कोई फफोला नहीं हुआ था. फिर उन्होंने कहा ठीक है, आप अपने बूट्स पहन लीजिए. जूते पहनने के बाद मैं प्रोफेसर राव के पास गया. मैंने उनसे उस व्यक्ति के बारे में पूछा. प्रोफेसर राव ने मुझे उसके बारे में कुछ नहीं बताया. शायद वो बताना नहीं चाहते थे, हो सकता है उन्हें मालूम भी ना हो. The following day, as soon as it was light, I borrowed a truck and went across to Firozgura to see if I could find him. But it was a hopeless task, and a few hours later, I was on my way to New Delhi. अगले ही दिन सुबह सुबह मैंने ट्रक लिया. मैं फिर से फिरोजपुरा गया. क्या पता वो व्यक्ति मुझे वहां फिर से मिल जाए.
लेकिन निराशा हाथ लगी मुझे, वो मुझे नहीं मिला और उसके बाद मैं अपनी न्यू पोस्टिंग नई दिल्ली के लिए निकल पड़ा। सो स्टूडेंट्स, ये हुआ आपका लेसन कंप्लीट। आई एम श्योर बहुत इंटरेस्टिंग लेसन है, आपको बड़ी आसानी से समझ में आया होगा। वेट करें नेक्स्ट वीडियो के लिए, क्वेश्चन आंसर्स इस लेसन के हम अटेम्प्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस।